फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए आज केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में और उस एटम के बारे में। फ्रेंड्स, उसका ये रिमेनिंग पार्ट है और अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी 1907 में। तो फ्रेंड्स, और प्रोटॉन की जो खोज है इसमें थोड़ा सा वो मतलब कि कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि मतलब कि इसकी जो खोज है वो स्टार्टिंग में गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में, लेकिन फिर उसके बाद जो है इसका नाम जो है, जब गोल्डस्टीन ने की थी तो इसका नाम कैनाल रेस था। बट आफ्टर सम टाइम 1920 को रदरफोर्ड ने जब इसकी खोज की, तो खोज तो पहले गोल्डस्टीन ने कर दिया था, बस इसका नाम जो है वो रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन नेमिंग दिया। तो इस तरह से कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि प्रोटॉन की खोज की किसने है। तो ऑप्शन में अगर गोल्डस्टीन है तो आप गोल्डस्टीन लगाएंगे, रदरफोर्ड है तो आप रदरफोर्ड लगाएंगे, और अगर दोनों हैं तो मेनली आप रदरफोर्ड को ही मतलब कि मान सकते हैं कि इन्होंने ही की थी। तो और प्रोटॉन की जो खोज है और न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या है कि गोल्डस्टीन को कह लिया जाता है कि मॉडर्न केमिस्ट्री में कहा जाता है कि गोल्डस्टीन ने ही प्रोटॉन की क्या है खोज की है। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। वैसे ये ट्रिक हो सकता है सबको पता हो, बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि ईंटा पर नाचे या ईंटा पर नाचे, यानी अगर पहले तो आप ईंटा पर नाचे, इसका ट्रिक सीख लीजिए। ईंटा पर नाचे, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, प से हो गया प्रोटॉन, ना से हो गया न्यूट्रॉन, टा से है थॉमसन, जे थॉमसन जो है, और पर रा से हो गया रदरफोर्ड, एंड चे से हो गया चैडविक, जेम्स चैडविक। तो अगर हो सकता है कि गोल्डस्टीन हो जाए तो इसका ट्रिक आप ईटा पग नाचे से याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पग मीन्स प से प्रोटॉन और ग से गोल्डस्टीन, और नाचे से न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के जो मास के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 1/1837 मतलब इतना भाग होता है, यानी इतना उससे छोटा होता है, इतना कम होता है। तो इस तरह से आपको मैंने फ्रेंड्स कल की वीडियो में ये बताया था कि जो प्रोटॉन की जो मैंने आपको सन बताई थी उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए कि 1920 है और 1886 होगा, तो आप उसको देखकर सुधार सकते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अक्सर लोगों को परेशान करते हैं केमिस्ट्री में, तो चलिए हम आज उन्हें क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स एटम यानी परमाणु के बारे में। तो यह क्या होता है कि किसी पदार्थ अर्थात तत्व का, यहाँ पर आप याद रखिए तत्व का, वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो वह परमाणु कहलाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि परमाणु किसे कहते हैं कि जो क्या होते हैं, स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जैसे आपको उदाहरण में आपको बताया गया, मैंने बताया कि हाइड्रोजन को ले लीजिए, तो हाइड्रोजन को केवल H से प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम H2 से प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि केवल H जो है वो एक परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु H2 स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी आपने देखा कि जो H है वो क्या है, एक परमाणु है। तो H हम जो है उसको स्वतंत्र अवस्था में नहीं रख सकते हैं, लेकिन आपने जो भी रिएक्शन वगैरह देखा होगा, जैसे मान लीजिए NH3 हो गया अमोनिया, तो उसमें 3 हाइड्रोजन है, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर जो है वो उसके परमाणु ही भाग लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो है वो एटम्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एटम्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पे आप पता चलेगा मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं।
चलिए समझते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो किसी पदार्थ यानी तत्व या यौगिक, यहाँ पर क्या था कि केवल तत्व था और यहाँ पर क्या है, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं यानी अणु कहलाते हैं। तो आपने देखा जस्ट अपोजिट होता है एटम के साथ, क्या होता है कि वो भाग ले सकते हैं और ये भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। आपको एग्जाम्पल के लिए अगर बताया जाए तो जैसे हाइड्रोजन का ये जो दो परमाणु आपस में मिल गए तो ये अणु बना लिए और ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। बात करें हम अणु की तो ये दो प्रकार के होते हैं मॉलिक्यूल्स, एक होते हैं तत्व के अणु और एक होते हैं यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। फ्रेंड्स बात करते हैं अगर हम तत्व की तो तत्व कह सकते हैं या तत्व के अणु क्या होते हैं कि वे पदार्थ जो क्या है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो क्या होते मतलब जो ऐसे तत्व क्या होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। इन्हें हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब तक जो है 119 एलिमेंट्स की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। तो जैसे हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना है। तो इस तरह से ये जो है ये जो दो परमाणु यानी H2 जो बने वो दैट इज़ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स तो आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल्स में जो आपने देखा है 119, 118 भी कहीं कहीं ये है और 119 भी है और भी इसकी आगे खोज हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है इतने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कंपाउंड की। कंपाउंड क्या होता है, जब असमान परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक के अणु बनाते हैं, यानी जब समान परमाणु मिलते हैं तो तत्व के अणु बनाते हैं और जब असमान परमाणु मिलते हैं तो यौगिक के अणु बनते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl बनाते हैं, जैसे CH4 यानी मेथेन हो गया, NH3 हो गया। तो ये सब क्या है कि ये क्या है कंपाउंड है। इनमें आप क्या देख रहे हैं कि असमान परमाणु है, जैसे कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, इसी तरह से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर के HCl बनाता है, यानी कि इसके अलावा भी और भी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है कि जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे हम कंपाउंड कहते हैं, यानी कि इसे हम यौगिक कहते हैं। वाटर इज़ बोथ अ मॉलिक्यूल एंड अ कंपाउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात यह है कि वाटर जो है वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड दोनों है। तो इसका जो है रीज़न ये है कि इसकी बॉन्डिंग की वजह से यह ऐसा है। इसको मैं आपको नेक्स्ट अभी वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी जब मैं आपको बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी तब। तो एक बात और ये यहाँ पर आप जान जाइए फ्रेंड्स कि जो कंपाउंड होते हैं इसके जो भी एलिमेंट्स आपस में जो जुड़े रहते हैं वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूल्स के जो भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स के जो भी एलिमेंट्स जुड़ते हैं वो आपस में जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ये आप क्लियर कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देन यहाँ पर हम बताते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उन्हें हम मिक्सचर कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कोई फिक्स रेशियो नहीं है। आप देख सकते हैं कि यौगिक यानी कंपाउंड में क्या है, फिक्स रेशियो है कि हाँ एक कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है तो अमोनिया बन गया। तो इस तरह से क्या है एक फिक्स रेशियो है, लेकिन मिक्सचर में कोई फिक्स रेशियो नहीं है। जैसे बात करें एयर में, तो एयर में तो मान लीजिए कि सब मिक्स है हमारे सभी, उसमें मान लीजिए आप गैसेस को कह सकते हैं कि फिक्स है, बट जलवाष्प क्या है वो फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा होता है। आप बात करें सोडा वाटर की, विनेगर की, या फिर आपको सिंपली एग्जांपल दे सकते हैं एक शरबत की। शरबत में क्या है कभी मीठा ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है। तो इस तरह से वो क्या है एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद अब परमाणु के अंदर उनके स्थान को निर्धारित करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अभी तक तो हमने जैसे कि इस वीडियो में देखा, 2 वीडियोस में हमने ये तो क्लियर कर लिया कि क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये जो है ये एटम में रहते कहाँ पर है, अंदर बाहर किस जगह रहते हैं, इसको जो है अब फिक्स करना है कि इनके रहने की पोजीशन। तो उसके लिए क्या किया कि कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने 3 मॉडल प्रस्तुत किए, जैसे कि जे थॉमसन का परमाणु मॉडल 1904 में आया, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में आया और नील्स बोर का परमाणु मॉडल 1913 में आया। और इसके अलावा अभी आपको डाल्टन का परमाणु मॉडल पढ़ना है जो कि 1808 में आया था। तो ये जो है डाल्टन का परमाणु मॉडल इन्होंने
ने क्या बताया है ये हम अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और साथ ही हमारे ये तीनों मॉडल्स के बारे में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।